Today we are going to start with section B of economics, that is elementary statistics. This is the first introduction part. What all is there in introduction? I'll just read it out. Meaning of economics. Then they have given 3-4 definitions of economics. It is a very simple thing. Then statistics, meaning of statistics, statistics in singular form and statistics in plural forms, then features, characteristics in plural form, then functions of statistics, importance and limitations of statistics. ये आपके फर्स्ट इंट्रोडक्शन में है इकोनॉमिक्स. ये तो हम खैर माइक्रो में भी कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ. इकोनॉमिक्स इज अ साइंस विच स्टडीज द ऑर्डिनरी बिहेवियर ऑफ मैन या ऑर्डिनरी लाइफ ऑफ मैन, या विच स्टडीज द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ इंडिविजुअल एज वेल एज कंट्री, क्योंकि वो माइक्रो लेवल पे भी स्टडी करता है, मैक्रो लेवल पे भी स्टडी करता है. अब इन्होंने कुछ डेफिनेशंस दी हुई हैं. जैसे कईयों ने बड़ी सिंपल डेफिनेशन दी है. प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने तो कहा है स्टडी द इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ मैन इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ. एंड व्हाट डज मैन डू इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ? He transacts, he performs various economic activities. What are economic activities in the first place? You must know what are economic activities, basic economic activities in any country. Can anybody tell me? What are the basic economic activities? Buying and selling of goods. Consumption of commodities. Anybody else? नहीं, ठीक है, ये भी चलो, ये भी उसमें कवर होता है, ये भी कवर होता है. लेकिन बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज किसी भी हाँ बोलो. Sir, economic activity is an activity for making, buying or selling commodities or service by people to satisfy their needs. ठीक है, वो दैट इज एक्सचेंज. जो तुम दोनों बोल रहे हो दैट इज कॉल्ड एक्सचेंज. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में तो फिर जिस तरह से तुम सोच रहे हो उस तरह से तो सेव करना भी होता है, इन्वेस्ट करना भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है. ट्रेड, जैसे तुम बोल रहे हो, आप सिर्फ ट्रेड की बात कर रहे हो, पैसे के बदले कमोडिटी को खरीदना टू सेटिस्फाई और मतलब अपनी सेटिस्फेक्शन को पूरा करने के लिए. क्या बात है, कैमरा सिर्फ आरती का चल रहा है, बाकी बच्चों के कैमरे नहीं चल रहे हैं. और यही कैमरा मैं बंद कर दूं फिर? कमाल है यार. क्लास में भी बैठ रहे हो, क्लास भी अटेंड कर रहे हो और रहना भी पैसिव चाहते हो, मतलब छुप के रहना चाहते हो. उसका क्या मतलब है? किसी भी कंट्री में बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं ये 3, और ये इंटरकनेक्टेड होती हैं. प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड कैपिटल फॉर्मेशन. अब इनका सीक्वेंस इस तरह का होता है कि प्रोडक्शन होगी तो ही कंजम्पशन वाली स्टेज पे पहुंचती है देश. बड़ा सिंपल सा मतलब है. मान लो उधमपुर में किसी ने अगर कोई प्लांट खोलना है, फैक्ट्री खोलनी है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टार्ट करनी है कोई, तो सबसे पहले उसको लैंड चाहिए, फिर उसके बाद बिल्डिंग बनाएगा, उसके लिए लेबर चाहिए, कैपिटल पैसा भी चाहिए उसको, ठीक है. और एंटरप्रेन्योर तो वो खुद ही होता है. तो प्राइमरी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वो इकट्ठे करेगा तो कितने लोगों को नौकरी मिलेगी. तो वहाँ पे इंडस्ट्री में जब प्रोडक्शन होगी, सामान बनेगा, तो सबको सैलरी भी मिलेगी ना, तनख्वाह भी मिलेगी. तो प्रोडक्शन हुई तो ही लोगों के पास इनकम आई ना, जिसको वो खर्च कर सकते हैं. तो मतलब कंजम्पशन वाली स्टेज तब आएगी, क्योंकि वो कंज्यूम करने की हालत में तब आएंगे व्हेन दे विल अर्न समथिंग. और अर्न कैसे करेंगे? प्रोडक्शन के कारण. तो बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी, ऐसे प्रोडक्ट अलग अलग मतलब हैं, वो भी समझा देता हूँ, लेकिन ये इंटरकनेक्टेड है. कंट्री में प्रोडक्शन होगी ज़्यादा तो ही कंजम्पशन बढ़ेगी, इंक्रीज होगी. कंजम्पशन होगी तो क्या करते हैं, अब जो इनकम आई थी, सैलरीज आई थी, उसमें से वही सामान खरीदते हैं जो इंडस्ट्रीज में बना होता है, तो दे वापस कंज्यूम कर लेते हैं, तो पैसा वापस फैक्ट्री के पास चला जाता है प्रॉफिट के साथ.
तो फिर वो प्लांट को बड़ा करते हैं या और बड़ा और रॉ मटेरियल लाते हैं या एक और मशीन लेके आएंगे, दैट इज कैपिटल फॉर्मेशन। तो ये राउंड एंड राउंड चलता है। मान लो इतनी प्रोडक्शन हो रही है देश में, तो इतनी कंजम्पशन होगी और इतनी कैपिटल फॉर्मेशन होगी। अगर देश में प्रोडक्शन इंक्रीज होए, उत्पादन बढ़ाया जाए, इंक्रीज इन प्रोडक्शन, तो ज़्यादा लोगों को काम नहीं मिलेगा। फिर ज़्यादा लैंड, ज़्यादा लेबर, ज़्यादा कैपिटल रिक्वायर होगी, ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन, ज़्यादा स्टोरेज, कितना कुछ ज़्यादा चाहिए, तो लोगों को इनकम भी ज़्यादा मिलेगी। तो ज़्यादा प्रोडक्शन के कारण कंजम्पशन में भी इंक्रीज होगा, और कंजम्पशन ज़्यादा करेंगे लोग तो इंडस्ट्रियों के पास पैसा वापस पहुंचेगा, ज़्यादा मुनाफा कमाएंगी वो, तो देयर विल बी मोर कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन हिंदी में बोलें तो पूंजी निर्माण। और ये एक अकाउंट्स में और इकोनॉमिक्स में फ़र्क है। आप अकाउंट्स में कैपिटल को बोलते हो पैसे को, क्योंकि अकाउंट्स पढ़ा जाता है बिल्कुल नैनो लेवल पे, एक फर्म का अकाउंट होता है या एक कंपनी का अकाउंट होता है। लेकिन इकोनॉमिक्स में हम पूरी कंट्री को ही पढ़ रहे होते हैं, तो उसमें एक एंटिटी को नहीं स्टडी किया जा रहा। तो इसीलिए इकोनॉमिक्स में कैपिटल, इसमें भी कैपिटल का मतलब पैसा भी है, ऐसा नहीं कि पैसे का मतलब यहाँ कैपिटल में इसमें पैसा ही नहीं है। इकोनॉमिक्स में भी कैपिटल मीन्स पैसा ऑल्सो, बट कैपिटल में और भी चीज़ें आती हैं, रिसोर्सेज भी कैपिटल में आते हैं। डैम्स बने हुए वो भी कैपिटल एसेट्स हैं देश के, जो इनकम कमाने में हेल्प कर रहे हैं गवर्नमेंट को, या विच इज़ हेल्पिंग इन प्रोड्यूसिंग अदर गुड्स, या कुछ और बनाने में मदद कर रहे हैं, उस सभी को कैपिटल कहा जाता है इकोनॉमिक्स में। तो कैपिटल फॉर्मेशन, नए नए गोदाम बन रहे हैं, बिल्डिंगें बन रही हैं, सड़कें बन रही हैं, रेलवे ट्रैक्स बन रहे हैं, नए एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, सी पोर्ट्स बन रहे हैं, दैट इज ऑल कैपिटल फॉर्मेशन। देखो ना, कॉमन सेंस है बेटा। नदी का पानी बह जाता था, उसके ऊपर 500 करोड़ खर्च करके बांध बना दिया। अब वो पानी को भी स्टोर कर रहे हैं, पहले तो उसी की वैल्यू लगा लो। वो भी वैल्यू, ऐसा तो नहीं है ना कि उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, पहले तो उसी की वैल्यू रख लो। फिर उसी डैम से बिजली जनरेट कर रहे हैं, जो कि 500 करोड़ के वो कितने हज़ारों करोड़ की बिकती होगी, क्योंकि हाइड्रो पावर में जो प्रॉफिट होता है वो पहले 7-8 साल में पूरा हो जाता है, और डैम तो चलते हैं 100 साल तक, तो लॉन्ग रन का। अच्छा, इतना ही नहीं, उसी बिजली से फिर आगे इंडस्ट्रीज चलती हैं, कई लोगों को लिए रोजगार पैदा होता है, जॉब्स क्रिएट होती हैं। ठीक, ये इतना कितना अच्छा। फिर वही पानी को फिर हम इरिगेशन के लिए यूज़ करते हैं। पहले पूरे एरिया में से इतनी बोरियां निकलती थी अनाज की, गेहूं की, अभी उसी एरिया से ज़्यादा बोरी। तो ये डैम के कारण ये बना ना कैपिटल, प्रोडक्टिविटी एनहांस की, एफिशिएंसी एनहांस की। तो वही फंडा है यहाँ पे। किसी भी कंट्री में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड कैपिटल फॉर्मेशन। जहाँ पे प्रोडक्शन का मतलब है प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू अ फिनिश्ड गुड, कि कच्चे माल को अंतिम वस्तु में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को कहा जाता है। कंजम्पशन तो अंबू ही बता रहा था, वेयर कंज्यूमर परचेजेस गुड्स टू सेटिस्फाई हिज वांट्स। और कैपिटल फॉर्मेशन अभी मैंने आपको बताया, क्रिएटिंग एसेट्स फॉर द कंट्री। तो ये तो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन में इसको कवर किया जाता है कि भी इट इज अ साइंस विच स्टडीज द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो अलग अलग डेफिनेशन। अब जैसे इसमें किसी इकोनॉमिस्ट ने, देखो इकोनॉमिक्स बड़ा 200-300 साल पुराना सब्जेक्ट है, वो बहुत पुराना सब्जेक्ट नहीं है। तो कईयों ने, जिन्होंने डेफिनेशन जो आते गया, उन्होंने अपने अपने जो जैसे किसी ने स्केर्सिटी को एंगल से एक्सप्लेन किया, तो स्केर्सिटी डेफिनेशन बन गई। जैसे स्केर्सिटी का तो मतलब पता है ना आपको, व्हाट इज स्केर्सिटी? जब किसी चीज़ की कमी पड़ जाना, डिमांड जितना उसको लोग चाहते हैं, व्हाट दे पीपल डिमांड, वांट टू परचेज, उसके मुकाबले उपलब्धता या सप्लाई कम पड़ जाना, दैट इज कॉल्ड स्केर्सिटी। डिमांड के मुकाबले सप्लाई कम पड़ जाना इज नोन एज स्केर्सिटी। तो किसी ने स्केर्सिटी की डेफिनेशन दे दी, तो उसने क्या लिखा है? इकोनॉमिक्स इज अ साइंस दैट स्टडीज द ह्यूमन बिहेवियर इन रिलेशन बिटवीन एंड्स एंड स्केर्स मीन्स, कि अनलिमिटेड वांट्स और स्केर्स मीन्स रिसोर्सेज आर लिमिटेड, इनकी जो स्टडी करता है वो इकोनॉमिक्स है। तो स्केर्सिटी डेफिनेशन बन गई। लॉर्ड रॉबिन्स ने इसको यूज किया है स्केर्सिटी डेफिनेशन को। जैसे वेलफेयर डेफिनेशन है, उसने वर्ड वेलफेयर यू को यूज किया है मार्शल ने। जैसे इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ।
तो उसने वेलफेयर सोचा तो वेलफेयर डेफिनेशन होगी। जिसने स्केर्सिटी वर्ड को यूज किया वो स्केर्सिटी डेफिनेशन होगी। अच्छा, जैसे एक वेल्थ डेफिनेशन भी है, एडम स्मिथ ने दी हुई है, जो वो बोलता है इकोनॉमिक्स इज एन इंक्वायरी इनटू द फैक्टर्स दैट डिटरमिन द वेल्थ ऑफ द कंट्री। अभी जैसे डैम बन रहे हैं, पुल बन रहे हैं, इंडस्ट्रियाँ बन रही हैं, वो देश की वेल्थ ही तो बन रही है। वो इकोनॉमिक्स में तो स्टडी होगा ना, कैपिटल फॉर्मेशन। तो वो जो थी ना बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, किसी ने प्रोडक्शन लेवल पे, किसी ने कंजम्पशन लेवल पे, किसी ने कोई वर्ड यूज़ करके, तो वो डेफिनेशंस बनाई हुई हैं। तो ये है आपकी 2-3, वेल्थ डेफिनेशन हो गई, एक स्कैर्सिटी डेफिनेशन हो गई, वेलफेयर डेफिनेशन हो गई, ठीक है। ये फिर आ जाओ स्टैटिस्टिक्स पे। स्टैटिस्टिक्स देखो, ये लैटिन वर्ड से बना है जिसका मतलब है पॉलिटिकल स्टेट, स्टेटस से। बोलते हैं आपका स्टेटस क्या है, स्टेटस आजकल इसको नया नया इंग्लिश चली है टीवियों में, तो लोग आजकल एजुकेशन को भी एडुकेशन बोलते हैं। शेड्यूल जिसको हम बोलते हैं उसको स्केड्यूल बोलते हैं। तो हम तो बचपन से स्टेटस ही पढ़ते आ रहे थे, लेकिन आजकल स्टेटस होता है भाई, मॉडर्न जमाना है, तो आप उसको जैसे मर्जी यू कैन प्रोनाउंस इट, बट इट इज मीन्स अ पॉलिटिकल स्टेट, ठीक है, इसका लैटिन मतलब है। लेकिन इसको सबसे पहले यूज किया था गॉटफ्रीड एशनवॉल ने, जर्मन साइंटिस्ट हैं, जर्मन इकोनॉमिस्ट हैं, 1749 में, और उसी को कहा जाता है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। गॉटफ्रीड एशनवॉल, GOTTFRIED, फ्राइड कह लो, गॉटफ्राइड एशनवॉल। एशनवॉल की स्पेलिंग है ACHEN, एशन WALL वॉल, एशनवॉल। और मतलब इसने सबसे पहले इसने स्टैटिस्टिक्स को यूज किया था 1749 में। देखो ये इन्फॉर्मेशन होती है जिस पर अब MCQ बन जाता है आपका, तो इसलिए इसको कहीं पे नोट डाउन करने से ठीक ही है। अच्छा, ही इज नोन एज द फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। फिर उसके बाद बड़े साइंटिस्ट आए, उन्होंने आगे इनको डेवलप करते गए। लेकिन आप बताओ, आप क्या समझते हो व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स? बड़ा आप किसी को भी, इतना टॉपिक है ये, तो इतना कॉमन है कि इसके ऊपर कभी ध्यान ही नहीं जाता। अभी भी जो हम वर्चुअल क्लास चला रहे हैं, इसमें स्टैटिस्टिक्स इन्वॉल्व है। आपके फ़ोन नंबर से कनेक्टेड है ना हम सारे। तो कोई भी जानकारी, व्हेन एनी इंफॉर्मेशन इज एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स, या किसी भी जानकारी का न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन, दैट इज नोन एज स्टैटिस्टिक्स। जैसे आपके नाम से नहीं मैं रोल नंबर से बुलाऊं, रोल नंबर 7, तो वो 7 हो रहा है, नंबर यूज हो रहा है ना किसी आदमी को पहचानने के लिए। तो एनी इंफॉर्मेशन और एक्सप्रेशन विच इज न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड, दैट इज स्टैटिस्टिक्स। कहते हैं ना वो योर वाइटल स्टैटिस्टिक्स, आता है ना कॉलम कई बार फॉर्म फिल करने में, 36, 28, 36 जो भी आप लिखते हो। अच्छा, योर एजुकेशनल स्टैटिस्टिक्स, फिर आप लिखते मेरे नंबर कितने आए थे 10th में 12th में, फिर वो स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स मतलब नंबरों में जानकारी देना, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन ऑफ एनी इंफॉर्मेशन इज स्टैटिस्टिक्स। अब इसको दो पहलुओं में लेते हैं, स्टैटिस्टिक्स इन अ सिंगुलर सेंस एंड स्टैटिस्टिक्स इन अ प्लूरल सेंस। प्लूरल सेंस तो यही हो गया प्लूरलिज्म, कि जब हम नंबरों में, बहुसंख्या, संख्या में क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन दे रहे हैं किसी जानकारी को, दैट इज नोन एज स्टैटिस्टिक्स। और सिंगुलर फॉर्म में इन्होंने उसके 5 स्टेजेस होती हैं, 5 स्टेप्स होते हैं इन्वॉल्व स्टैटिस्टिक्स में, वो जो कि आपका सिलेबस भी है, वो इसलिए बताने मैं लिख देता हूँ, लेकिन वो आपको क्योंकि वो मेमोराइज ही हो जाना, क्योंकि वो तो पूरी बुक में ही आ जाता है। पहला स्टेप है कलेक्शन ऑफ डाटा। बेटा पता नहीं आपने कभी ध्यान दिया या नहीं दिया, लेकिन इकोनॉमिक्स का मतलब ही है समझदारी, रैशनल थिंकिंग। तो अगर आपके दिमाग में लॉजिक समझ में आता है और रैशनल थिंकिंग है, तब आपको इकोनॉमिक्स आसानी से समझ आ जाएगी। और ये समझने वाला टॉपिक है, ये सब्जेक्ट है, ये याद करने वाला सब्जेक्ट नहीं है। यू कैन नॉट मेमोराइज इकोनॉमिक्स, बट यू कैन सिंपली अंडरस्टैंड इट। तो कलेक्शन ऑफ डाटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा,
थर्ड स्टेज है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। फोर्थ है एनालिसिस ऑफ डाटा। और फिफ्थ है इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। These are the 5 steps involved in statistics. कोई भी आप स्टैटिस्टिकल सर्वे करो या कोई रिसर्च करो या कोई आप फाइंडिंग करोगे तो यही स्टेप्स आप फॉलो करोगे। सबसे पहले आप डाटा कलेक्ट करोगे ग्राउंड पे जाके, जैसे हम कराते हैं 11th में या 12th में सर्वे, आपका भी होगा, टाइम मिलेगा तो हम करवाएंगे सर्वे। तो सबसे पहले आप ग्राउंड पे जाके, जैसे मैंने जीएसटी का और डीमोनेटाइजेशन का करवाया था, इधर गांव में पंचारी वाली साइड ऊपर ले गया था बच्चों को, वहाँ पे करवाया था। तो सबसे पहले तो आप डाटा कलेक्ट करोगे ना, तो कलेक्शन ऑफ डाटा, फिर आप उसको ऑर्गेनाइज करोगे मेल फीमेल में या रूरल अर्बन में बांटोगे उसको, मतलब किसी भी तरह ऑर्गेनाइज करोगे उसको, टैबुलर फॉर्म में टेबल में बनाओगे, फिर उसको प्रेजेंट कर सकते हो, मतलब उसका डायग्रामेटिकली भी आप दिखा सकते हो कंपैरिजन के लिए। फिर एनालिसिस में तो बहुत तरह के एनालिसिस है, वो तो हम बड़े तरह के न्यूमेरिकल्स आते हैं, करेंगे सारे हम। और लास्ट में उसका जो रिजल्ट निकलेगा आप उसको इंटरप्रेट करते हो, मतलब खुद उसको अप्लाई करके देखते हो कि अगर ऐसा हो रहा है तो ऐसा होगा। तो दीज आर द 5 स्टेप्स इन्वॉल्व इन द स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर। किसी भी स्टैटिस्टिकल प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए ये स्टेप्स हैं। तो इसको उन्होंने डिफाइन किया है इन अ सिंगुलर सेंस कि स्टैटिस्टिक्स एज अ पूरे प्रोसेस को, कि अगर हम एक तो हो गया ना प्लूरल सेंस में कि व्हेन द डाटा इज एक्सप्रेस्ड इनटू न्यूमेरिकल फॉर्म, दैट इज स्टैटिस्टिक्स। दूसरा तरीका हो गया कि स्टैटिस्टिक्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज स्टेप्स। लास्ट में जो रिजल्ट निकलता है प्रोसेस, इसने प्रोसेस को पूरे को बता दिया। तो ये 2 डेफिनेशंस हैं, कलेक्टिव स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस एंड स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस। जैसे सिंगुलर सेंस में क्या डिफाइन किया हुआ है, डेफिनेशन है विद इन कोट बता रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू क्रॉस्टन एंड काउडेन में बड़े अच्छे इकोनॉमिस्ट की बड़ी अच्छी अच्छी थ्योरीज आती हैं, हाई लेवल पे जब पढ़ोगे तब आएंगी। वो कहता है स्टैटिस्टिक्स मे बी डिफाइंड एज अ साइंस ऑफ कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। मतलब उसने सारे स्टेप्स को कंबाइन करके डेफिनेशन बना दी कि इट इज अ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, प्रेजेंटिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग डाटा। ये सिंगुलर सेंस में हो गया। एंड प्लूरल सेंस तो मैं बता ही चुका कि न्यूमेरिकल फैक्ट्स व्हेन एक्सप्रेस्ड इन सिस्टमैटिक वे या न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड व्हेन इंफॉर्मेशन, दैट इज द स्टैटिस्टिक्स। देन कम्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, कि स्टैटिस्टिक्स की विशेषताएं क्या क्या हैं, व्हाट आर द मेन फीचर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सबसे पहला फीचर तो ये है कि स्टैटिस्टिक्स आर एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स। स्टैटिस्टिक्स जब भी एक्सप्रेस किया जाता है वो काफ़ी चीज़ों को एग्रीगेट्स को, मतलब टोटलिटी में स्टडी कर कर फिर एक एक्सप्रेस किया जाता है। जैसे 20 ओवर खेलता है T20 मैच में एक इंसान, लेकिन बाद में एक वैल्यू निकलती है कि रन रेट 6.7, मतलब 6.7 रन प्रति ओवर बनाने हैं। तो अलग अलग कितने फैक्ट्स को एग्रीगेट करके एक नंबर में दिखा दिया। तो स्टैटिस्टिक्स, और देखो ऐसा सब्जेक्ट है बेटा स्टैटिस्टिक्स, कितना ओवरलैप होता है। स्टैटिस्टिक्स कहाँ नहीं यूज होता मुझे बताओ। स्कूल में तो रोल नंबर, मार्क्स, पास फेल, सब चीज़ों में स्टैटिस्टिक्स इन्वॉल्व है। फिर आप हॉस्पिटल में चल जाओ, बीपी कितना है नंबरों में देख रहे हैं, शुगर कितनी है 103, 104 नंबरों में एक्सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है। पल्स रेट, हार्ट बीट, क्रेटिनाइन लेवल, कितना मेडिकल साइंस पूरी स्टैटिस्टिक्स पे ही बेस्ड है। फिर आप और कोई साइड ट्रांसपोर्टेशन पकड़ लो, स्टैटिस्टिक्स पे ही है ना कि एक ट्रक गाड़ी इतना माइलेज दे रही है तो मतलब इतने किलोमीटर इतने रुपयों में, तभी उसको पता चलता है मैं, और इतने किराया बनेगा, तभी तो पता चलेगा कि मैं मुनाफे में जा रहा हूँ या घाटे में जा रहा हूँ। तो स्टैटिस्टिक्स। अच्छा ट्रेड ले लो, ट्रेड व्यापार, व्यापार में अगर स्टैटिस्टिक्स ना हो तो इंसान तो व्यापार ही ना कर सके, व्यापार ही ना हो ढंग से, उसको तो यही ना पता चले कि मैं व्यापार सही चला रहा हूँ या उल्टा ही घाटा ही खाता, नुकसान ही करता जा रहा हूँ। तो फिजिक्स ले लो,
अब नासा में साइंटिस्ट जा रहा होता है, जो स्पेस क्राफ्ट अभी देखना है कोई नया लॉन्च होगा तो देखना वो जो स्क्रीन दिखा रहे होते हैं इसरो वाले, वो सारा नंबर ही, तो जहाज का भी नंबर ही होता है, किलोमीटर्स, उसका एपोजी, एंगल, डिग्री, सारा ड्रामा वो नंबरों में तो है सारा कुछ। केमिस्ट्री ले लो, पीरियोडिक टेबल में उन्होंने तो हर केमिकल को एक नंबर दिया हुआ है। तो स्टैटिस्टिक्स का एक कोई लिमिटेड रोल थोड़ी है, लेकिन सब्जेक्ट ये पढ़ा जाता है इकोनॉमिक्स में। आपने 9-10 तक पढ़ा होगा मैथ में, वही नॉर्मल टॉपिक, मीन, मीडियन, वो सब पढ़ा होगा आपने, तो ये तो आता ही रहेगा, लेकिन इसको इकोनॉमिक्स में पढ़ा जाता है क्योंकि इकोनॉमिक्स बाय डेफिनेशन इज द रैशनल थिंकिंग, और इसमें सब रैशनल बेस्ड है। कोई चीज़ है, जैसे कई चीज़ें हैं जो पुरानी दी हुई हैं, डेवलप की हुई हैं, तो अभी तक चल रही हैं। जैसे माइक्रो में कई हैं थ्योरीज हैं, लॉ ऑफ वेरिएबल पोर्शन है, वो एग्रीकल्चर सेक्टर में अप्लाई होती है, लॉ ऑफ वेरिएबल पोर्शन ऑफ कोर्स होती है, लेकिन आजकल मॉडर्न टेक्निक और मशीन ने हार्वेस्टर, कंबाइनर ला के कॉस्ट नीचे कर लेते हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ा लेते हैं, तो वहाँ पे भी कई जगह अप्लाई नहीं होता है। तो बट थ्योरी, अच्छा परफेक्ट कॉम्पिटिशन कहाँ है ऐसा बाजार आजकल? मोनोपोली में भी सरकारों के अलावा मोनोपोली कहाँ है? तो कुछ टॉपिक होते हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स इन जनरल पूरा सब्जेक्ट जो है वो रैशनल बेस्ड ही है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन अ प्लूरल सेंस, क्योंकि सिंगुलर सेंस में तो स्टेजेस आ गई, स्टेप्स इन्वॉल्व आ गए, तो पहला ही इसका फीचर है इट इज़ ए एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। जैसे हमारी क्लास में मान लो अभी 16 लड़के हैं, मैं लड़कों को अलग से ले लेता हूँ, लड़कियों को अलग से ले लेता हूँ, सबकी हाइट नापी, कोई 5 फुट 4 इंच था, कोई 5 फुट 6 इंच था, कोई 5 फुट 10 इंच था, कोई 5 फुट 11 इंच, सबकी अलग अलग हाइट, सबको ऐड किया और डिवाइडेड बाय सब में टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ में से, तो लड़कों की आ गई 5.6। वैसे लड़कियों की हाइट नापी, किसी का 5 आया, किसी का 5.1, 5. और एवरेज हाइट आ गई मान लो 5.5। तो हम तो जब एक्सप्रेस करेंगे एवरेज हाइट ऑफ 11th कॉमर्स बॉयज इज 5.7, वेयर एज एवरेज हाइट ऑफ द गर्ल इज 5.5, तो हम एक नंबर से पूरी क्लास को करेक्टराइज कर रहे हैं, नहीं कर रहे? तो इट इज एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। दूसरा, स्टैटिस्टिक्स इज अफेक्टेड बाय द मार्केट, मतलब काफ़ी एक्सटेंट ऑफ मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज, मतलब एक से ज़्यादा कॉजेज भी उसको प्रभावित करते हैं। जैसे अभी जीडीपी फॉल हुई है हमारी, तो वो एक वजह से थोड़ी हुई है। चलो मैं और सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, लाओ डिमांड बढ़ते हैं हम, तो हम बोलते हैं प्राइस कम हुआ और डिमांड बढ़ गई, से बोलते हैं ना, लेकिन उसको और भी तो फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। क्लाइमेट, अभी आपको मैं बोलूँ एसी सस्ता मिल रहा है, खरीदोगे? अब तो ठंडा आ रही है, आप हीटर खरीदोगे। अभी आप कोल्ड ड्रिंक पीना प्रेफर नहीं करोगे शायद ठंड में, जैसे जैसे ठंडा मौसम आएगा, तो क्लाइमेट एक फैक्टर हो सकता है, कई इनकम एक फैक्टर हो सकता है। तो स्टैटिस्टिक्स की जो वैल्यू होती है, इट इज अफेक्टेड बाय द मल्टीपल कॉजेज। फिर एक फीचर ये है, वो तो कॉमन ही है, वो तो डेफिनेशन में ही है, कि स्टैटिस्टिक्स आर न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड, कि स्टैटिस्टिक्स को हमेशा नंबरों में एक्सप्रेस किया जाता है, नंबर्स को यूज किया जाता है। नंबर ही गेम है स्टैटिस्टिक्स की। स्टैटिस्टिक्स की तो मीनिंग और डेफिनेशन में ही है कि न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन, नंबरों में एक्सप्रेशन इज स्टैटिस्टिक्स। अच्छा, स्टैटिस्टिक्स इज एस्टिमेटेड अकॉर्डिंग टू अ रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी। देखो, स्टैटिस्टिक्स का रिजल्ट तभी फ्रूटफुल है या एक्सेप्टेबल है जब उसको कलेक्ट किया हो एक एक्यूरेट तरीके से। तो अगर उसमें कलेक्शन में एक्यूरेसी ऑब्जर्व की होगी, तभी आपके रिजल्ट्स में भी एक्यूरेसी आएगी। ठीक है, अगर कलेक्शन में ही ऐसे रैंडमली सिलेक्ट किए होंगे डाटा, ऐसे अपनी मर्जी से लिख दिया कुछ भी, तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो भी एक्यूरेट नहीं होगा। ये भी इसका फीचर है। फिर एक ये आ गया, स्टैटिस्टिक्स आर कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर। बिल्कुल सही बात है। अभी हम कलेक्शन ऑफ डाटा पढ़ेंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा कि डाटा कलेक्ट कैसे कैसे किया जाता है, कितने मेथड हैं, कितने तरीके हैं, कितने टाइप्स ऑफ डाटा होता है। तो स्टैटिस्टिक्स इज कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर। ठीक है, एक फीचर ये भी ठीक है इसका। फिर स्टैटिस्टिक्स इज यूज्ड इन कंपैरिजंस। अभी हम लड़कों और लड़कियों का नहीं कर रहे थे कि जैसे लड़कों का अभी 5.6 एवरेज हाइट और लड़कियों की 5.5, कंपैरिजन ही तो हो गया। फिर इन्फ्लेशन रेट, कि हमारी कंट्री में इन्फ्लेशन रेट 7.6 है
और नेपाल में या पाकिस्तान में इतना है, कंपैरिजन ही तो हो रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट कि हमारे, तो स्टैटिस्टिक्स आर प्लेस्ड इन कंपैरिजन टू वन अनदर, क्योंकि एक सिंगल वैल्यू मिल जाती है। स्टैटिस्टिक्स में एक सिंगल वैल्यू मिल जाती है। पूरे इतना बड़े डाटे का हम एक एवरेज निकाल के एक नंबर से सबको एक्सप्रेस कर देते हैं। तो ये आ गया आपके करेक्टरिस्टिक्स। मैं फिर से बोल देता हूँ, इट इज एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स। स्टैटिस्टिक्स इज अफेक्टेड बाय द एक्सटेंट ऑफ मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज, मतलब इट इज अफेक्टेड बाय वेरियस कॉजेज, मतलब कोई भी रिजल्ट है वो बहुत चीज़ों से ज़्यादा, काफ़ी चीज़ों से प्रभावित होता है। फिर स्टैटिस्टिक्स इज न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड, इट इज एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स। Statistics is estimated according to a reasonable standard of accuracy, कि if it is data is collected accurately, its result will accurate, और वो reasonable मतलब जितना accurate डाटा कलेक्ट किया है उतना ही reasonable और accurate आपको डाटा रिजल्ट मिलेगा। फिर statistics is collected in a systematic manner, ये इसका characteristics है। अच्छा, फिर एक फीचर ये भी बड़ा अच्छा है इसका कि statistics is उसका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो प्री डिटर्मिंड होता है। जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल दिया कि मैंने उसका सर्वे कराया था डीमोनेटाइजेशन जीएसटी पे, शॉपकीपर्स का ही मार्केट में, और वो भी रूरल एरिया में, गांव में, पहाड़ों में जाके। तो हमने यही सब तो परफॉर्म किया था, यही सब ना परफॉर्म किया हमने। तो हमने तो ऑब्जेक्टिव कि हम किसके लिए सर्वे कर रहे हैं वो पहले ही तय किया था ना। ऐसा तो है नहीं ना कि हम स्कूल से निकल गए कि चलो जाते हैं फिर देखेंगे क्या करना है, ऐसे तो नहीं गए थे ना। हम पहले क्वेश्चनेयर बना के लेके गए होंगे कि क्या कौन से 12 या 25 क्वेश्चन बनाने हैं, वो उनको क्वेश्चन पूछने हैं, तो वो पहले से तय करके गए थे ना हम। तो ये भी एक इसका करेक्टरिस्टिक है कि इसका ऑब्जेक्टिव, स्टैटिस्टिक्स का ऑब्जेक्टिव या लक्ष्य इज प्री डिटर्मिन्ड, वो पहले ही निर्धारित किया होता है। ये भी इसका करेक्टरिस्टिक है। फिर एक करेक्टरिस्टिक ये था कि इट इज प्लेस्ड इन रिलेशन टू वन अनदर, मीन्स इट इज यूज्ड फॉर कंपैरिजंस। फिर फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ये आ गई विशेषताएं, ठीक है। फंक्शंस कि क्या क्या उसका रोल है, मतलब क्या क्या चीज़ें वो परफॉर्म करता है। जैसे पहला, इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। कई मेथड होते हैं इसमें, और हम पढ़ेंगे आपको समझ में आएंगे। जैसे इसमें इंडेक्स नंबर्स है, उसमें हम प्राइस को स्टडी करते हैं, कोरिलेशन में हम दो वेरिएबल्स को स्टडी करते हैं। तो कई तरह की इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है। दूसरा, इट पुट्स फैक्ट्स इन अ डेफिनेट फॉर्म। जैसे अभी आपको एग्जांपल दिया था मैंने कि मैच हुआ T20 का, तो एवरेज आ गया 6.2 रन पर ओवर। वो पूरे मैच का चित्रण नहीं कर दिया कि इनकी बैटिंग स्लो हुई या कोई खास रन नहीं मारे इन्होंने, पूरा चित्रण नहीं हो गया। एक वैल्यू से वो डेफिनेट फॉर्म ने आपको पूरा एक पिक्चर नहीं दे दी कि क्या सीन रहा होगा इनका, विकेटें गिरी हैं या बॉलिंग तगड़ी हुई है या फील्डिंग तगड़ी हुई है या बैट्समैन नहीं चले। 3-4 पॉसिबिलिटीज़ के बता दिया ना उसने। तो एक ये फीचर है कि इट प्रेजेंट्स फैक्ट इन अ डेफिनेट फॉर्म। फिर दूसरा, बड़े बड़े डाटाज को, जैसे यही ले लो, बड़े बड़े डाटा। ऐसे तो हमें 20 ओवर का निकालना पड़ना था, या और मैं सिंपल लेता हूँ। मान लो ट्रैफिक सिग्नल, ट्रैफिक पुलिस ने पब्लिश किया हुआ है कि ऑन एवरेज ही इतने स्कूटरें, इतने कार, इतने ट्रक्स जो हैं इस हाईवे में, इस पॉइंट जम्मू श्रीनगर हाईवे में चलते हैं, ठीक है। उन्होंने एक एवरेज निकाली, उनकी एवरेज तो एक है, लेकिन उसमें तो कभी ज़्यादा भी हो सकते हैं, कभी कम भी ट्रक भी हो सकते हैं, कभी कुछ भी ज़्यादा भी हो सकते हैं, अलग अलग आती होंगी ना। किसी दिन 10,000 ट्रक जा रहा है, किसी दिन 4,000 ट्रक जा रहा है, किसी दिन 11,000 जा रहा है, किसी दिन 6500 6500 जा रहा है, तो अलग अलग वैल्यू। लेकिन जब एवरेज निकाल रहे हैं तो रोज़ का 8,000 निकल रहा है। तो लार्ज डाटा को, बहुत सारी जानकारी को वो कंडेंस करके, मतलब सिकोड़ के छोटा करता है, कंप्रेस करके, इट मेक इट प्रिसाइज। वो कलेक्शन ऑफ डाटा के बाद जो सेकंड स्टेज आएगी ना, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, आपको समझ में आएगा। आपके पूरे साल में कितने टेस्ट होंगे, कितना कुछ होगा, यूनिट टेस्ट, हाफ ईयरली, UT2, इंटरनल, प्रैक्टिकल, सब कुछ डाल के लास्ट में एक फॉर्म में आपको एक्सप्रेस करता है, पास या फेल। तो यही फर्क है कि लार्ज डाटा को कंडेंस करके छोटा करता है। फिर
रिलेशन में तुलना करने में हेल्प करता है, अलग अलग फैक्टर्स को, अलग अलग रिजल्ट्स को, अलग अलग फाइंडिंग्स को कंपेयर करने में भी हेल्प करता है स्टैटिस्टिक्स। एक ये फीचर भी है स्टैटिस्टिक्स का। फिर पॉलिसीज और प्लान्स में भी मदद करता है। जैसे अभी आप ध्यान से अगर इसको समझो, जैसे टेम्परेचर जो गूगल वेदर या गूगल के जो और भी ऐप्स होंगे जो वेदर बताते हैं, तो वो उधमपुर का थोड़ी ना उन्होंने कोई वेदरमैन या वेदर बलून छोड़ा हुआ जो उनको डाटा दे रहा है। नहीं, वो पिछले 5 साल का 10 साल का स्टैटिस्टिक्स और उसकी एवरेज निकालते हैं, फिर वो आपके स्क्रीन पे फ्लैश होता है सनी डे, एवरेज टेम्परेचर 23 डिग्री या 27 डिग्री। तो वो 27 थोड़ी होता है उस दिन तो चाहे 34 डिग्री टेम्परेचर, लेकिन वो एवरेज निकाली होती है। वैसे ही स्टैटिस्टिक्स जो है एक ट्रेंड या एक एवरेज निकालने समझने में मदद करता है, जिसकी वजह से कोई बात नहीं आकाश, जिसकी वजह से आगे सरकार एस्टिमेट लगा सकती है कि आने वाले टाइम में अब ऐसा होगा, और उसकी के अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट अपने प्लान्स बना सकती है। तो इट हेल्प्स इन फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज एंड प्लान्स ऑल्सो। अच्छा, इतना ही बनाने में मदद नहीं करती, उसके बाद वो पॉलिसीज कितनी कारगर रही, कितनी इफेक्टिव रही, उसका इम्पैक्ट कितना रहा, उसका निष्कर्ष भी निकालती है कि कितने परसेंटेज ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर हुआ, कितने परसेंट लोगों को काम उसका फ़ायदा मिला, कितने अभी भी पीछे रह रहे हैं। जैसे कई बार आपने सुना होगा कि इतने प्रतिशत गांव में अभी भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, या हमने इतने प्रतिशत में, तो स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से तो बता रहे हैं ना कि क्या अचीव किया और क्या नहीं अचीव किया। तो वो क्या पॉलिसीज ने अचीव नहीं किया, उसको भी स्टडी करने में हेल्प करता है। बाकी वो एक फंक्शन तो है ही है कि आप इंटर सेक्टर कर लो, इंटर रीजनल कर लो, इंटर क्लास कर लो। इट हेल्प्स इन कंपैरिजन करने में मदद करता है स्टैटिस्टिक्स। अब लास्ट टॉपिक इंट्रोडक्शन में आपका है इंपॉर्टेंस। तो वो बेटा मैं आपको पहले ही आइडिया दे चुका हूँ, इंपॉर्टेंस तो स्टैटिस्टिक्स की कोई लिमिटेड है। बैंकिंग सेक्टर, बैंक में चले जाओ, उनका कोई भी अकाउंट बुक खोल के देख लो, नंबर ही नंबरों से भरा होगा, अकाउंट नंबर भी तुम्हारा अकाउंट नंबर पे है, फिर कितने पैसे तुम्हारे अकाउंट में जमा है वो भी नंबरों से है। तो बैंकिंग सेक्टर पूरा नंबरों से है, एजुकेशन सेक्टर पूरा नंबरों से भरा हुआ है। तो स्टैटिस्टिक्स का कोई, अच्छा ट्रेड है पूरा, फॉरेन ट्रेड है, अच्छा फिर मेडिकल सेक्टर पूरा है नंबरों से। तो स्टैटिस्टिक्स या नंबर्स का रोल इज टू लार्ज। बुक में जो इन्होंने सेक्टर दिए हुए हैं, अच्छा एक तो हमारा ही आ गया सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स, हमको तो पढ़ने में मदद कर ही रहे हैं ना नंबर्स, स्टैटिस्टिक्स हमको भी तो मदद कर ही रहा है। तो इट इज़ हेल्पफुल इन स्टैटिस्टिक्स इकोनॉमिक्स। फिर प्लानिंग में क्या ट्रेंड रहे, अभी समझा रहा था मैं आपको कि क्या ट्रेंड रहे, क्या अपवर्ड ट्रेंड है तो उसके ऊपर ज़्यादा खर्चा करेंगे। जो डिक्लाइनिंग ट्रेंड है, कई चीज़ें ट्रेंड खत्म हो गया है, जैसे टीवी रिपेयर की शॉप्स होती थी खत्म हो गई, क्योंकि टीवी ऐसे बनने शुरू हो गए, वो रिप्लेस होता है पार्ट। वॉच रिपेयर की शॉप्स होती थी, घड़ी रिपेयर करने वाली दुकानें होती थी पहले, आज बंद है। रेडियो रिपेयर की दुकानें होती थी, वो बंद है। तो कई बिजनेसेस ऐसे हैं जो बंद हो गए हैं, ऑब्सलीट हो गए हैं। तो ट्रेंड तो बन रहा है ना, तो ये गवर्नमेंट इन ट्रेंड्स को समझती है और फिर आगे अकॉर्डिंगली दे प्लान फॉर द कमिंग बजट और फॉर द कमिंग ईयर। तो प्लानिंग में काम आता है। बिजनेस में एक ही चीज़ होती है, प्रॉफिट, और प्रॉफिट निकलता ही नंबरों की मदद से है कि आपका कितना रेवेन्यू हुआ, कितनी कॉस्ट थी और कितना आपने प्रॉफिट कमाया। तो रेवेन्यू और कॉस्ट के डाटा से ही तो आपको पता चलता है प्रॉफिट है या लॉस है। तो ये भी है, बड़ा कुछ है, एडमिनिस्ट्रेशन है, बैंकिंग लिख दो, मेडिकल सेक्टर लिख दो, कितना है आप तो अपने दिमाग से भी सोच सकते हो। छोटे बच्चे नहीं हो आप, अभी यू आर इन 11th क्लास, और ये CBSE है जो आपको स्टूडेंट की तरह ट्रीट करता है। बाकी रेस्ट ऑफ द इंडिया आप जाओगे तो बाकी स्कूलों में, साउथ में पूरे में इसको बोलते हैं प्री कॉलेज, 11th-12th को वहाँ पे प्री कॉलेज बोलते हैं, और UP-MP वाली साइड इंटर बोलते हैं इसको। ये तो हम ही हैं यहाँ पे जो CBSE का फॉर्मेट है कि इसमें भी आप छोटे बच्चों की तरह क्लास में जा रहे हो, बेल बज रही है, पीरियड लग रहा है, फिर टिफिन खा रहे हो। अब वो 11th-12th में तो वो बात नहीं रहती ना। चलो